Recording in progress. जी बेटा, आज जो टॉपिक है दैट इज पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी के टॉपिक को हमने दो, इसमें क्या क्या चीजें हमने करनी है इस टॉपिक में। पीरियोडिसिटी हो जाए बड़ी बात है। नंबर वन, इसमें फिजिकल ट्रेंड्स हैं हमारे पास। ये 5 थे ट्रेंड्स, जिसमें आपके पास एटॉमिक रेडियस है, इसके बाद आपके पास आयनिक रेडियस है, मेटालिक कंडक्टेंस, आयोनाइजेशन एनर्जी है, कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है, एंड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। इसके अलावा इसके रिएक्शंस हैं सर। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन विद वाटर है। फिर इसके अलावा आपके पास रिएक्शंस विद ऑक्सीजन, और फिर डिटेल है इसकी। रिएक्शन विद एसिड एंड बेस। इसके बाद इसके रिएक्शंस हैं विद क्लोरीन, इसकी भी डिटेल है। एंड द लास्ट थिंग इज ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो ये 5-6 चीजें हैं जिसमें आपको करनी है। तो सबसे पहले फिजिकल ट्रेंड से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रिवीजन है तो बहुत सारी चीजें आपको ऑलरेडी पता हैं, इसलिए हम कहानी स्टार्ट करते हैं और बोलेंगे ज्यादा, लिखेंगे कम। तो जो सबसे पहली चीज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज फिजिकल ट्रेंड्स। मैंने आपको ग्रुप और पीरियड दोनों में बताया था। तो जो पहली चीज है वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन क्या थी? डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस टू आउटर इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक रेडियस आपको देखना है कि ग्रुप में क्या होता है इसको। तो 4 पॉइंट्स थे, किसी को याद है तो बोल दे। इंक्रीजेस, उसकी वजह नंबर 1 शेल्स इंक्रीज करते हैं, नंबर 2 शील्डिंग फैक्टर इंक्रीज करता है, और न्यूक्लियर पुल डिक्रीज कर जाता है। इस तरीके से अक्रॉस द पीरियड देखते हैं तो शाबाश, डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड। उसकी वजह क्या क्या थी? शाबाश। नंबर 1 सर, शेल रिमेन सेम, प्रोटॉन नंबर shells remain same, nuclear pull increases, जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाएगा। और अगर इस स्ट्रैंड को हम बनाने की कोशिश करें तो थर्ड पीरियड में हमारे पास सोडियम और फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन कभी कभी आपको धोखा देगा डेटा बुकलेट, आर्गन का अनयूजुअली हाई हो जाएगा। कोई वजह बताएगा? रॉकेट कंप्लीट हो रहा है, आर्गन यहाँ पे मिलेगा आपको, उसकी वजह क्या है? आर्गन का ट्रू रेडियस निकाल नहीं सकते।
आप जब किसी एटम का रेडियस निकालते हैं तो करते क्या है कि H और H था, ये आपको बॉन्ड नजर आएगा, आप इसकी बॉन्ड लेंथ का हाफ कर देते हैं। जिसकी बॉन्ड लेंथ अगर 300 थी, आप इसको 2 से डिवाइड कर देंगे और आप ये एज्यूम करेंगे ये आपने रेडियस निकाल लिया। क्योंकि आर्गन बॉन्ड बनाता ही नहीं है तो उसका रेडियस भी निकालना मुश्किल है। तो निकाला क्या होता है? निकाला ये होता है कि आर्गन का एक एटम यहां पर होगा तो दूसरा वान डेर वाल्स फोर्स की वजह से बहुत दूर होगा। ये इनके एक्चुअल साइज हैं और आप कर रहे हैं इसको डिवाइड। अगर तो डिवाइड करेंगे, आप इसको एज्यूम करें इतना बड़ा तो है नहीं है, तो इसलिए उसका ट्रू रेडियस नहीं निकाला जा सकता। ये क्वेश्चन भी आया था और क्वेश्चन था कि व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू फाइंड एटॉमिक रेडियस या ट्रू वैल्यू ऑफ एटॉमिक रेडियस ऑफ दिस। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा कि आर्गन इनर्ट है, ये बॉन्ड ही नहीं बनाएगा तो इसलिए इसका रेडियस निकालना मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद आयनिक रेडियस क्या कहते हैं, छोड़ दें? कर लो खैर, अब शुरू हुए तो आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ इंक्रीज करेगा, ठीक है। अगर ग्रुप 1 है, उसका एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, एक शेल कम हो जाएगा, तो नीचे वाले मेंबर का भी एक शेल कम हो जाएगा, तो इंक्रीजेस। और वजह क्या क्या हो जाएंगी? शाबाश, वही वजह रहेगी, electron loss from the valence shell. शील्डिंग इंक्रीज करेगी, न्यूक्लियर पोल डिक्रीज कर जाएगा। और पीरियड की बात करते हैं तो पीरियड में अक्रॉस द पीरियड नंबर 1 बात हो जाएगी कि डिक्रीजेस फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम एंड सेम फॉर फास्फोरस टू क्लोरीन। दोनों की एक्सप्लेनेशन सेम है और वो एक्सप्लेनेशन ये थी, याद है किसी को? मैं समझा देता हूं, हाँ पहले नीचे बना देता हूं, उसके बाद आप लोग फिर लिखने के काबिल हो जाएंगे। तो इस केस में आपके पास सोडियम और फिर मैग्नीशियम और फिर एल्यूमिनियम और उसके बाद सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। इस पे चार्ज +1, इस पे +2, इस पे +3, इस पे -3, इस पे -2, इस पे -1। और एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो इसमें प्रोटॉन्स कितने कितने हैं? इसमें हैं 11 पॉजिटिव, +12, +13, +15, +16 एंड +17। याद रखिएगा, यही इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने कितने हैं? इसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सिमिलरली यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 18 एंड 18। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में हम इनको अलग से कंपेयर कर सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, शॉर्टकट बताया था आपको कि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना न्यूक्लियर पुल ज्यादा होगा, तो साइज डिक्रीज करेगा। वजह क्या लिखेंगे कि सोडियम टू एल्यूमिनियम नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस। यही बात आप गौर से देखें, आपको यहाँ पर भी लिखनी पड़ेगी। नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस एंड साइज डिक्रीजेस। एक मसला छोड़ा है और वो है सिलिकॉन का। सिलिकॉन को हम अभी ऐसे ही छोड़ देते हैं फिलहाल, फिर बाद में देखते हैं कि क्या करना है इसके साथ। तो इसकी एक्सप्लेनेशन में हमारे पास क्या क्या आ जाएगा? शाबाश जी, डिक्रीज करने की वजह, प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इंक्रीजेस, इलेक्ट्रॉन्स रिमेन सेम, एंड इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम बहुत उससे ज्यादा एप्रोप्रिएट है। शेल में तो इलेक्ट्रॉन भी चेंज हो सकते हैं ना। और दूसरी बात कि न्यूक्लियर पुल इंक्रीज कर जाएगा, ये दोनों की एक्सप्लेनेशन में यही आएगा। और ये क्वेश्चन 10 मार्क का आया हुआ है जी। उसने कहा सोडियम से एल्यूमिनियम शेल का नहीं लिखेंगे, शेल का नहीं लिखेंगे, सिलिकॉन का बताएं।
अच्छा, अब इसमें होगा ये कि आपके पास यहां पे आ जाएगा, इसका साइज डिक्रीज हो गए, और इसका साइज डिक्रीज हो गए आपके पास यहां से यहां आएगा। ये बात ऐसा क्यों? उसकी वजह ये कि आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसका मतलब 2, 8 एंड 8 3 शेल हो जाएंगे, जबकि यहां पर आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब 2 एंड 8 हो जाएगा। तो 2 शेल का साइज छोटा होता है और 3 शेल का साइज बड़ा होगा, तो ये सारे बड़े वाले हैं, ये सारे छोटे वाले हैं। इज दिस क्लियर? इसके बाद सिलिकॉन आपकी मर्जी है, आप उसको -4 या +4 पे ले जाना चाहते हैं, तो अगर इसको आप -4 कर देते तो इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और 14 प्रोटॉन्स हैं, तो ये तो चला जाएगा। और अगर आप इसको +4 कर देते हो तो इसमें इस वक्त 10 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे और उस वक्त ये आ जाएगा इधर। तो इट डिपेंड्स, इसलिए आपके पास हम जिस साइड से आपका दिल करे उस तरह से बना सकते हैं, और आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है, आपकी मर्जी, आपको लिखना पड़ेगा जी। ऐसे भी कर सकते हैं नॉर्मली, नहीं आप बताएं, उसके साथ आपको बताना पड़ेगा, यहां पर लिखना पड़ेगा कि इट इज +4 एंड इट इज -4। आपकी मर्जी है, जो लिखोगे वो बताओ कि मैंने -4 किया है। जो नीचे लिखा होगा सिलिकॉन के ऊपर वो उसी लिहाज से चेकिंग करेगा। दोनों बनाने का फायदा, दोनों बना तो लिख दो ऐसे ही जैसे मैंने लिखा, रिमार्क्स मिल जाएंगे। तो ये था आपके पास आयनिक रेडियस। इसके बाद नेक्स्ट चीज जो है वो है आपके पास IE, आयनाइजेशन एनर्जी। डेफिनेशन में नहीं जाऊंगा, सिर्फ ग्रुप की बात करते हैं जी। किसी ग्रुप में बढ़ती है कम होती है? डिक्रीज करने की वजह नंबर 1, Number of shell increase. Number of shell increase. शील्डिंग फैक्टर बढ़ जाएगा, Nuclear pull न्यूक्लियर पुल decreases. Nuclear pull कम हो जाएगा, decreases. जिसकी वजह से लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ओवरकम अट्रैक्शन। हाँ नहीं, शील्डिंग और उसको जो शेल शील्ड एक चीज चला लेता है उसको, लेकिन आप ये पॉइंट तो पूरे लिख के आए ना, आप क्यों छोड़ेंगे? मतलब मुश्किल है कि लिखना, ठीक है। इज दिस क्लियर? अक्रॉस द पीरियड, पीरियड में आप सोचें साइज के साथ इसका ठीक ठाक रिलेशन है। इंक्रीजेस, इंक्रीज की वजह बताएं क्या है, क्यों? Shell same ही रहती है, इलेक्ट्रॉन shell same ही रहती है, कौन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस? Shall remain the same. Shall remain the शेल same. सेम और न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस, न्यूक्लियर पुल इंक्रीजेस। ये बातें मैंने साथ लिख दी, इंक्रीज करने की वजह बता दी विद 3 एक्सेप्शंस। 3 एक्सेप्शंस क्या क्या थी? एक थी आपके पास P1, एक थी आपके पास P3 और एक थी आपके पास And P6। P6. And P6. P1 का क्या मसला था? ये बात आपको अभी तक लिखनी नहीं आई, देख लें आप लोग। मैंने आपसे कहा था गैस भी है, इसमें से आने के चांसेस भी हैं, अभी तक हमें लिखनी नहीं आई ये बात। अभी तक नहीं, मैंने नहीं सुना कोई इसने बच्चे ने सही जवाब दिया मुझे अभी तक। बोले बोले शाबाश बेटा। आपके पास अगर 3s यहां है तो 3p यहां होगा, और यहां पर सेंटर में न्यूक्लियस बैठ के इन इलेक्ट्रॉन को खींच रहा होता है। बात समझ आ रही है? यहां पर फोर्स काफी स्ट्रांग होगी, जबकि यहां पर फोर्स वीक हो जाएगी। इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना किसका आसान होगा? P से निकालना आसान हो जाएगा। क्या बोला आप लोगों ने? वो यही तो पूछ रहे हैं, इजियर क्यों? मोर शील्डिंग है, शील्डिंग का वर्ड ना यूज करें, शेल तो चेंज नहीं हो रहा। शाबाश।
energy of p orbital is greater than s orbital. ये बात नहीं समझ आ रही? So electron experience less nuclear pull. So removal of electron from P is easier than S. ठीक? उसकी एनर्जी ज्यादा होती है या वो न्यूक्लियस से दूर होता है, इसलिए उस पर न्यूक्लियर पुल कम पड़ता है, जिसकी वजह से निकालना, उसको तोड़ना, उस फोर्स को आसान हो जाता है. तो उसमें साइज का लिखा हुआ फोर्स ये उसमें साइज का लिखा है, साइज उसकी ज्यादा होती है. किसकी? न्यूक्लियस से होती है 3 बिकॉज़ डिस्टेंस ना, डिस्टेंस होता है. हाँ, एनर्जी बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं, एक ही बात है. P3 में अभी तक बच्चे गलती करते, वो गलती मुर्तज़ा ने की कल. एएस का मैंने टेस्ट लिया, स्टेबल होता है, हाफ फेल होता है. मोर स्टेबल लिखा, हाफ फील्ड लिख दिया, सवाब मिल जाएगा. नहीं मिलेगा भाई, आपका पहला मार्क, आपके पहले टेस्ट में मैंने मार्क्स काटे हुए इसके. Sir, less देते नहीं repulsion. Sir, less repulsion. लेस रिपल्जन के बगैर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको. आपको ये चीज ऐसा क्यों होता है, इसके बताना है आपको. हाफ फील्ड p orbital is more stable. अभी तक इसके मार्क्स नहीं देगा ड्यू टू लेस रिपल्जन. अब सही है, आपने रिपल्जन का वर्ड नहीं यूज किया, मार्क काटेगा. इसके बाद उसके साथ जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बता देता हूं. P4 और इसको जोड़ता है, वो क्वेश्चन पूछता है आपसे, कहता है P3 से कम क्यों, ज्यादा क्यों, P4 से कम क्यों. तो आप कहते हैं इसमें रिपल्जन नहीं है, हाफ फील्ड है, मोर स्टेबल है. आप उधर जाते हैं तो कहते हैं रिपल्जन है, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन करना, निकालना आसान है. ठीक है, एरन तुम माइंड तो नहीं कर रहे, ऐसे खामोश बैठे हो कि सब कुछ तो आता है. P6 के बारे में क्या लिखना है? मोस्ट स्टेबल की वजह बताएं. आपको पूछा क्या है, आई की बात हो रही है. The smallest atomic radius in the period. Smallest atomic radius in the फुल फील्ड मोस्ट स्टेबल हो गया है नंबर 1. एंड आई का आंसर यहां से शुरू हो रहा है. स्मॉलेस्ट साइज एंड ग्रेटेस्ट न्यूक्लियर पुल ऑन इलेक्ट्रॉन्स. आपका आई का आंसर जो है वो नीचे है ग्रीन में. उसने पूछा है कि क्यों ग्रुप 8 वालों की आईई सबसे ज्यादा होती है. बच्चा कहता है इनर्ट. ठीक, बोले इसकी बॉन्ड ट्रू एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं निकाल सकता. बोला इनर्ट. हर चीज का आंसर इनर्ट तो नहीं होगा ना यार. ठीक, वो कह रहे एनर्जी ज्यादा क्यों चाहिए, उसका साइज छोटा है, उस पर न्यूक्लियर पुल बहुत ज्यादा है, इसलिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको पूरे पीरियड में. ठीक, और आखिरी रेजिस्टेंस क्या है, जब स्टेबल हो जाएगा, फुलफिल्ड हो जाएगा, तो फिर वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज गेन सब कुछ करते हैं, इसलिए कि अपने आप को स्टेबल करने के लिए. ऑलरेडी स्टेबल. यहाँ तो मैक्सिमम रिपल्जन है, गुना मिलेगा. मैक्सिमम रिपल्जन है, मिनिमम का लिख के तो गुना मिलेगा. मिनिमम अगर आपको लिखनी थी यहाँ पे लिखिएगा, जहाँ पे मैंने लिखा था. अब फैक्टर कभी कभी 2 आ जाते हैं, उसमें से जो डोमिनेटिंग फैक्टर होता है उसकी बात कर रहे होते हैं. अब HCl बेटा, आप बताएं कि इनमें से कौन सा ज्यादा बॉन्ड पोलर होगा, HCl, HBr या HI? HCl, HBr एंड HI में से ज्यादा पोलर बॉन्ड कौन सा होगा? इसकी ज्यादा होगी, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है. HCl. अब इसका मेल्टिंग पॉइंट किसका ज्यादा होना चाहिए? HCl का. होता है ऐसा? नहीं होता. इसका ग्राफ अगर आपको भूल गया है तो बता देता हूं. आपके पास ग्राफ ऐसा था कि HCl एंड HBr एंड HI आपके पास ये आ रहे थे. इसका मतलब डोमिनेटिंग फैक्टर इज नॉट अ परमानेंट डायपोल, एक्चुअली इट इज अ वान डायपोल फोर्स. हाँ, अब
हम तो कुछ और सोच रहे थे, निकला कुछ और। तो आपके पास दो होते हैं, उनमें से कोई एक फैक्टर डोमिनेट कर जाता है। तो आप जो कह रहे हैं कि यहाँ पे रिपल्जन बहुत ज्यादा हो गई है, होगी, लेकिन उसका स्टेबिलिटी का क्राइटेरिया तो ये है, इंसान स्टेबल होना चाहता है प्राइम मिनिस्टर बन के, है ना। उसके बाद सोच की नींद उसको आती होगी, ठीक है। तो उसके कितने मसले होते होंगे। शुरू में कैसे लोगों में घूम रहा होता है ना, आप मुझे फोन करे स्टूडेंट, अभी उन्हीं स्टूडेंट्स को मोबाइल के अंदर डाल के थाने भेज रहा है, कूटो बोला इनको, कुछ जलसा जाए, है ना। उनके साथ मिले होते थे पहले जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, उनको पता नहीं था आगे चल के क्या होगा। तो वो स्टेबिलिटी में पहुंचे हैं, तो ठीक है, फैक्टर चेंज हो जाते हैं। तो ऐसी बहुत सारी जगहों पे मसले मसाइल आएंगे जिसमें दो फैक्टर्स होते हैं, उनमें से कोई एक डोमिनेट कर जाता है, हम उस पर बात कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? इस बेस के ऊपर आपको जब ये आई का ग्राफ बनेगा तो उसमें कुछ ख्याल जो करने हैं वो यही थे जी, फिर आपके काम आसान हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं लिथियम और फिर बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन लिख देता हूं, और उसके बाद जो है फिर यहां पर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन एंड आर्गन। तो वो तो कल पता चला था, वो तो आंखों का मसला जी। अब आप इसके साथ अगर वो लिख देंगे तो फिर आपको फायदा होगा कि ये आपके पास 2s1 है, ये 2s2 है, ये 2p1 हो गया, ये 2p2, ये 2p3, 2p4 एंड 2p5 एंड 2p6। अब आपको पता है मसले, इसका मसला है, इसका मसला है और इसका मसला है। आगे भी जाके ऐसे मसले आएंगे। तो आपके पास यहां पर 3s1 हो गया अब, एंड 3s2 एंड 3p1, 3p2, 3p3 एंड 3p4, 3p5 एंड 3p6। तो असल में आप ये समझ लें ऐसे बढ़नी चाहिए थी, सिमिलरली ऐसे बढ़नी चाहिए थी, और कुछ पंगे होंगे। पंगा इधर आएगा आपके पास, इधर आएगा और इधर आएगा। सिमिलरली इसमें भी पंगे आपके पास उन्हीं जगहों पे आएंगे, P1, P3 एंड P6 पे। बस इस बात का ख्याल कीजिएगा, आप कई दफा बना चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। तो आपके पास अगर हम इसकी बात करते हैं IE, यहां पर IE लिखी होगी, तो ये ऐसा हो जाएगा, ये अपनी जगह से थोड़ा सा नीचे होगा, कार्बन अपनी जगह पे होगा, नाइट्रोजन अपनी जगह से ऊपर उठा होगा, ऑक्सीजन वापस नीचे आया होगा, फ्लोरीन एंड ये। आप यकीन माने अगर मैं इसको कॉपी पेस्ट मार लूं तो ये उधर चला जाएगा, इधर, लेकिन उससे नीचे होगा। आप समझ रहे नीचे क्यों होगा? क्यों? पीरियड के शेल इंक्रीज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा छोटा करना पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। ओह बिल्कुल, सोडियम पे, ठीक है जी। फिर आपको बताया था टॉप पे कौन होते हैं और क्रस्ट पे कौन होते हैं, और ग्रुप 4 के बाद कौन सा ग्रुप होता है, कहानी खत्म। तो ये आपके पास था इसका ग्राफ। अब मैं इस पे क्यों लगा हूं, आपके पास हो सकता है नेक्स्ट मॉक में किसी भी जगह पे एक्सप्लेनेशन आ जाए, इसके ऊपर पूरा 10 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है सिर्फ इस ग्राफ के ऊपर, और आया हुआ है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास फोर्थ जो है वो है मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, अब ग्रुप की अगर बात करें तो ग्रुप में मसले कुछ गंभीर हैं। ग्रुप 7 की भी बात करेंगे हम लोग फिर, एंड ग्रुप 1 की भी बात करेंगे। ग्रुप 1 में कौन सी बॉन्डिंग होगी? मेटालिक। और ग्रुप 7 में कौन सी बॉन्डिंग होगी? खुदा का खौफ करो, तुम लोग गोली मार दूंगा मैं। बेटा कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ मैक्रो के टूटते हैं, बाकी में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स टूटती है, इसलिए उनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेटालिक किस किस चीज पे डिपेंड करता है? शाबाश, Free electrons and surface area. सिर्फ चार्ज पे नहीं डिपेंड करता, चार्ज अपॉन मास पे डिपेंड करता, चार्ज डेंसिटी पे। मेरी बात समझ आ रही है? चार्ज डेंसिटी पे, बड़ा साइज होगा तो फोर्स वीक हो जाएगी, छोटा साइज होगा तो फोर्स स्ट्रांग होगी। एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ग्रुप 1 में क्या चीज कॉमन है? फ्री इलेक्ट्रॉन कॉमन है, चार्ज भी कॉमन,
तो बचा क्या साइज। जब नीचे की तरफ साइज बढ़ेगा तो क्या होगा, फोर्सेस स्ट्रांग हो जाएंगी, वीक हो जाएंगी। तो मेरी बात सारे समझ रहे हैं। अगर आपके पास सोडियम है और यहां पर भी सोडियम है, इसके दरमियान आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और जब आप नीचे जाएंगे तो आपके पास पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम का साइज बढ़ा, इलेक्ट्रॉन उसमें भी 2, तो किस में फोर्स वीक हो जाएगी, नीचे वीक हो जाएगी। इस चीज को हम फाइनल करने जा रहे हैं। तो जी बताएं इंग्लिश में आप कैसे लिखेंगे इसका आंसर। मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेंगे डाउन द ग्रुप। अब आप बताएं कि कैसे लिखा करते थे, बॉन्डिंग भूल गए, याद है? बोले फिर इंग्लिश में क्या लिखेंगे। ऑल हैव metallic जायंट मेटेलिक स्ट्रक्चर। अब मेटेलिक बॉन्ड मैंने बोल दिया, मेटेलिक स्ट्रक्चर हो गया, उसमें एक ही बॉन्डिंग होती है। अब मैं यहां पर मैं बताऊं कि डिपेंड करता है किस किस चीज के ऊपर। फ्री इलेक्ट्रॉन पे बोलने का फायदा नहीं है, चार्ज पे बोलने का फायदा नहीं है, मतलब आप कॉम्प्रिहेंड तो खुद कर सकते हैं। अब आप नई बात करेंगे, डाउन द ग्रुप साइज ऑफ, जी एटम लिखूं कैटाइन लिखूं, कैटाइन लिखेंगे। साइज ऑफ कैटाइंस इंक्रीजेस, so charge density decreases, electrostatic forces becomes weaker, so ठीक, so less heat required, ठीक है जी, to overcome forces. Is this clear? कंडक्टेंस किसकी ज्यादा होगी, नीचे वाले की ज्यादा हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन्स में ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि टाइटली होल्ड नहीं कर। इस तरीके से कंडक्टेंस की बात भी मैंने डाउन द ग्रुप कर दी। वैसे ही सोचें, डाउन द ग्रुप मेटालिक इलेक्ट्रॉन बढ़ता है, कम होता है। जब बड़ा साइज होगा तो इलेक्ट्रॉन छोड़ना आसान हो जाएगा, इसी को कहते हैं मेटल। तो कंडक्टेंस किसी भी ग्रुप में नीचे की तरफ क्या होगी, वैन डेर वाल्स फोर्स। अब आप देखें फ्लोरीन, एन फ्लोरीन है आपके पास, एन उसके बाद क्लोरीन है, एन क्लोरीन है। वैन डेर वाल्स किस किस चीज पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया पे। इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस। मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेंगे कम होंगे, इंक्रीजेस। अब वो इंग्लिश जो लिखनी होती है आती है, all are simple molecules with only weak van der Waals forces. आगे क्या लिखेंगे, नहीं, डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया इंक्रीजेस। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, ये लिखना जरूरी था अभी। सो वैन डेर वाल्स बिकम स्ट्रॉन्गर, so more energy required. Clear? Is this clear? शेल्स की बात नहीं करेंगे। क्या चीज, नहीं शेल्स की बात, अरे भाई बॉन्डिंग में शेल्स कहां से आ गए, वो इलेक्ट्रॉन्स का सरफेस एरिया का बात जिक्र करे, वो शेल क्यों बोलेगी, गुनाह मिलेगा बेटा। शेल अगर बोलने भी तो बोलो सरफेस एरिया बढ़ गया यहाँ पर। Is it clear? तो ग्रुप तो हो गया जी, हाँ हाँ शेल्स बढ़ रहे हैं। आप लिखो कि शेल्स बढ़ गए, वैन डेर वाल्स बढ़ गई, वो बोलेगा नई बात देखे है, आजा आईयू पैक में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ अप्लाइड एंड प्योर केमिस्ट्री में लोग बताते हैं वैन डेर वाल्स किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन्स एंड सरफेस एरिया पे। हमारी तरफ से शेल भी डाल दो, फिर वो 2 चंबे मार के वापस भेजेंगे, चलो दफा हो जाओ। शेल का मतलब सरफेस एरिया होता है, तुम्हें अभी समझ आया हम क्या करें, है ना। शेल का मतलब सरफेस एरिया होता है ना, इसलिए उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था, हमने बहुत लेट सोचा है।
अभी हम शेल पे हैं, उसने बता दिया सब पे सही है तो। जो उसने टर्म यूज किए वांडरवाल के लिए उसको तो लास्ट में इंक्लूड करना है ना आपने, वांडरवाल के अलावा। हाँ, वो इस बात पे नाराज था, उसने कहा था, जरा सुन लीजिएगा, वो कहता वांडरवाल इतना पकाया बच्चों ने कि इंड्यूस डाइपोल और टेम्परेरी डाइपोल अगली आने वाली जनरेशन को पता ही नहीं होगा होती क्या होती है। तो आप इन बच्चों को बोले कि लिखा करें कभी कभी इंड्यूस डाइपोल या वो लिखा करें ताकि अगली आने वाली जनरेशन को पता चले। खैर हमें समझाया था उसने। बेटा पीरियड में मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट 10 मार्क का क्वेश्चन था, 10 मार्क का क्वेश्चन, और मैंने आपको टेस्ट में भी दिया था। अब हम तो जिंदाबाद हैं, सिकंदर आजम है जी। सोडियम है, फिर मैग्नीशियम है, फिर अली है, फिर सिली है, फिर फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर कल्लो है, फिर आर्गन। इनको 3 टुकड़ों में डिवाइड करके उसने पूछा था ये क्वेश्चन। आपके पास, आप पहले कंपेयर कर सकते हैं इसका पार्ट 1 सोडियम टू एल्यूमिनियम, उसके बाद आप कंपेयर करेंगे 2 मार्क के लिए सिलिकॉन, और फिर आप तीसरी बात लिखेंगे फास्फोरस से लेके आर्गन तक। अब यहां पर ये 3 मार्क का, ये 2 मार्क का और ये 3 मार्क का, कितने हो गए बेटा मार्क्स? कितने मार्क्स बन रहे हैं यहाँ पर? 8 बन रहे हैं। ये ग्राफ खुद 2 या 3 मार्क का है, ये ग्राफ ही, ओ भाई ग्राफ ही 2-3 मार्क का है। अब मुझे बताएं कि इनके दरमियान कौन सी फोर्स होगी और इसके दरमियान कौन सी फोर्स होगी और इसमें कौन सी होगी? वंडरफुल। अब आपके पास यहां पे आ गया बेटा मेटालिक, यहां पर आ गया मैक्रो, जबकि यहां पर कौन से आ गए? सिंपल। ऐसे ही है। इनमें सबसे बड़ी फोर्स किसमें होगी? सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट सिलिकॉन को फेंक दिया आसमान पर। आप जरा सोचें इसके बारे में कि ये यहां आएंगे और ये यहां आएंगे, इस बात को मानते हैं आप लोग? वांडरवाल वीक होती है, मेटालिक जरा स्ट्रांग होता है। और आप इसको कंपेयर करने जाते हैं, तीनों में से सिकंदर कौन और बंदर कौन? तो आप जो है इसको अब सेट कर दें, तो ये यहीं पे होगा। इसको आपने कर दिया ऊपर और इसको कर दिया और ऊपर, थोड़ा सा ज्यादा ही। हाँ जरा ऐसा कर देते हैं, ठीक हो गया। इसका आंसर क्या लिखूं? ऑल जायंट मेटालिक, 3 मार्क लिखे हैं भाई। जायंट मेटालिक स्ट्रक्चर्स, फ्रॉम सोडियम टू एल्यूमिनियम, charge density and number of electrons increases. So electrostatic forces between किसकी होती है? अभी इसकी वजह से मैं लिखवा रहा हूं, between cations and शाबाश फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये इसकी लिखवाया, इसको याद रह जाए। increases more energy या heat required to overcome forces. हाँ, अगर 3 मार्क को तब भी लिखना है, 4 तब भी लिखना है, 2 तब भी लिखना है। आगे बोल, छोड़ेगा क्या इसमें? ये बताओ बस, बदमाशी नहीं करनी। सिलिकॉन आसमान पे पहुंच गया। इसमें मैक्रो में 2 बातें लिखनी होती है पक्की पक्की। जायंट नेटवर्क, मैक्रो मॉलिक्यूलर या कोवेलेंट, ठीक है, मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ये हो गया। अभी तक कोई मार्क नहीं मिलेगा इस पे, वैसे हो सकता है दे भी दे इस पे, लेकिन असल जो कीवर्ड्स थे वो लिखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होते हैं और बहुत सारे होते हैं। शाबाश। हैविंग नेटवर्क of strong
कोवेलेंट बॉन्ड्स। खैर ठीक हो गया। तो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड का एक मार्क देगा, नेटवर्क का या मैनी का एक मार्क देगा। अब आगे इस पे, अब इसमें कहानी जो है चेंज होने वाली है, टाइट वाली। कैसे? इसका सर्विस एरिया पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करता है, इसलिए हमें इन बातों का ख्याल खुद से होना चाहिए कि P4 होता है सल्फर एंड एसिड होता है, S8 होता है। सर एसिड होता है, सल्फर एसिड होता है। सर Good, एसिड good. होता है। अब इसके बाद जो है इनके इलेक्ट्रॉन का पता होना चाहिए। एक फास्फोरस के पास होते हैं 15 इलेक्ट्रॉन, तो 4 के पास हो गए 60, एक के पास 32, तो 8 के पास हो गए 128। अब बार बार करवाता हूँ इसलिए याद है कि अच्छी मैथ्स नहीं है। ये 35 पॉइंट नहीं होता, 17 34। बहुत सारे बच्चे मतलब बाहर के लोग जो होते हैं, सल्फर के इलेक्ट्रॉन 16 नहीं होते, MR लिखते हैं, बोलते हैं MR ज्यादा, सल्फर के इलेक्ट्रॉन 16 नहीं होते, कहते हैं MR ज्यादा वांडरवाल ज्यादा, गुनाह कबीरा होता है तो 0 मिल जाता है। हालांकि उनकी बात काफी हद तक मैच करती है, लेकिन वो फंस जाएंगे कहीं ना कहीं लिखने में। एंड आर्गोन, आर्गोन क्या 40 होता है? नहीं 20, 18 होते हैं। ऑफ कोर्स, बिल्कुल दे रहे हैं छुट्टी जी। इनमें से सिकंदर कौन, बंदर कौन? S8 को सिकंदर कर दें। उसके बाद कौन आएगा? ये आएगा, फिर आएगा ये वाला, और फिर ये वाला। मेरी ये वाली बात समझ आई आपको? ग्राफ का सिर्फ ये वाला पार्ट जो है 2 मार्क का या 1 मार्क का होता है। भाई बारिश, भाई बहुत बारिश है, कल तक बारिश देखना। ये इसको जरा देखो, इधर देखो जी। ये बात समझ आई? ये ऊपर नीचे जो तारे लगाए मैंने, समझ आ गई? ओके। हाँ, मुझे उसने अता ने बताया कि सर बच्चे नहीं आए आज, बच्चे सिर्फ वही आए हैं जो एंजॉय करने आए हैं। अच्छा बेटा, बस ये वाली बात खत्म करवा दूं, छोड़ रहा। अच्छा बेटा जरा ये जरा देख के बता दें बेटा, इसका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? सारे there is van der Waals forces between them and depend on van der Waals forces between them and depend on electrons and surface area. ये तालिबान रेडियो से बोल रहा है। शाबाश, डिप्लोमेटिक करना है इसको। अगर इसको समझाना की कोशिश करनी शुरू कर दी तो गए, इंग्लिश नहीं इतनी अपनी। आप इसको डिप्लोमेटिक करेंगे 3 मार्क के लिए। दे ऑल हैव अ सिंपल मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, only weak van der Waals force which depends on number of electrons and surface area. आखिरी बात में लिखेंगे कि ये कम है या ये ज्यादा है। दो के देखें जरा कैसे लिखते। अब आप देखें, आपको खुद लिखना पड़ेगा ना, तो पेपर आएगा तभी लिखोगे, वरना कहाँ लिखोगे तुम लोग? जरा देखिएगा। ऑल आर सिंपल मॉलिक्यूल्स with only weak van der Waals forces. Which depends on electrons and surface area. ठीक है, number of electrons and surface area. बेटा आगे क्या लिखूं? डिप्लोमेटिक करना है, बहुत लंबी डिटेल थी उधर। शाबाश। S8 least number of electrons. Least number of greatest electrons. number of electrons and surface area, so its melting point is greatest. देखें, या फिर इसकी जगह पे आप लिख देते हैं आर्गन को। ठीक, बस। और क्या एनर्जी रिक्वायर्ड, बस काफी है मेरे ख्याल में। 3 पॉइंट। इज दिस क्लियर? सर दोनों को एक साथ नहीं लिखना ना सर? हाँ सर हाँ दोनों को एक साथ नहीं लिखना ना? फास्फोरस का, सिलिकॉन का। हाँ वो तो P4 पूछे, सिंपल मॉलिक्यूल है वो, मैक्रो मॉलिक्यूल है वो। कंपैरिजन के लिए मैंने एक बार पूरी शीट भेजी थी, अब किसी मौके में फंसे तो सही, फिर मैं भेज दूंगा दोबारा। हाँ अच्छा,
नहीं अभी कदर नहीं होती ना, ये सब कुछ लिखा है, आपको लिखना पड़ेगा, कल परसों आप लोग नहीं आएगा। देखना ये जो अभी भेजो, ये अभी करवा रहा हूँ ना, आपको कल परसों लिखना पड़ेगा, हो सकता है आज लिखना पड़ जाए, तो आप लोगों को लिखना नहीं आएगा। द लास्ट वन इज कंडक्टेंस, ये भी निपटा दूं, बस खत्म कर रहे हैं, ठीक है। तो कंडक्टेंस, कंडक्टेंस जो है मेटालिक प्रॉपर्टी है। सर तो अगर हम अक्रॉस द ग्रुप पीरियड की बात इंक्रीज करें, होगी क्योंकि चार्ज डेंसिटी इंक्रीज अक्रॉस द पीरियड इंक्रीज होगी, एल्यूमिनियम शाबाश चार्ज सर। डेंसिटी इंक्रीज होती है। ग्रुप में क्या होगी, ग्रुप में एल्यूमिनियम भाई तक सर। सर ग्रुप में तो सर चार्ज डेंसिटी नीचे डिक्रीज होती रहती है, ग्रुप में तो सर चार्ज वजह डेंसिटी बताएं। नीचे डिक्रीज होती रहती है, तो इस वजह से मेटालिक बॉन्ड्स जो है इसकी स्ट्रेंथ कमजोर होती है। मेटालिक बॉन्ड्स जो है इसकी स्ट्रेंथ कमजोर एटॉमिक होती है। रेडियस इंक्रीज करता है ना, यस जिसकी वजह से न्यूक्लियर पुल कम हो जाएगा। यस Delocalization of electrons become easier। ठीक, ये हम कंडक्टेंस की बात करें इसलिए मैंने बात को इस तरह से लिख दिया। फिर लंबी भी कर सकते थे, शेल बढ़ते हैं, शील्डिंग फैक्टर बढ़ता है, और वो उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान, तो मेटालिक इलेक्ट्रो हो गया। पीरियड, मैं आपको एक बार बता दूं, आप जरा याद रखिएगा, कंडक्टेंस और मेल्टिंग ग्रुप में बहुत कम पूछे हैं उसने, मैंने आपको करवाया, पीरियड में पूछता है वो, सिलेबस में भी लिखा हुआ है, लेकिन जिस दिन आएगा तो आप लोग निकल जाओगे, 2-3 दफा पूछ भी चुका है ग्रुप में, तो ग्रुप का इसलिए करवा रहे थे। तो आपने एलिमेंट्स की शक्ल देखनी है, बताना है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, फिर सल्फर है, फिर कल्लो एंड फिर आर्गन, राइट जी। कंडक्टेंस कौन करेंगे, ये 3 करेंगे, ये बीच में होगा, ये तो फारिग हैं, 0 को टच नहीं करेंगे। वजह कंडक्टेंस 0 क्यों नहीं होती, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हर चीज बनी हुई है, इसलिए कंडक्टेंस 0 नहीं होती। इन तीनों में से सिकंदर कौन, तो आपने ऐसे लिखना है कि ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ, सिल्ली यहाँ, है ना। सिल्ली को यहाँ भी क्यों रखा है, सेमी मेटल है। नहीं, सेमी मेटल है, मेटलाइट। हाँ ये वाला, अच्छा देखें हमारे पास सिलेबस में नहीं, इसलिए मैंने इसको ऐसा कर दिया। इसका एग्जैक्ट ग्राफ पता कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा। पता क्यों बनेगा, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे वही तो डिलोकलाइज कर सकता है, जिसका बड़ा साइज होगा वही तो डिलोकलाइज कर सकता है। बिल्कुल ऐसी कॉपी आनी चाहिए उधर भी, लेकिन जब है नहीं सिलेबस में तो इसलिए फिर उसके नंबर नहीं करते हम लोग यहाँ पे। इज दिस क्लियर, किसी को मसला। लेकिन आखिरी चीज में ऐसा करना था कि आपको कुछ सिखाया था आखिरी वक्त ना, आपको कुछ ये बातें बताई थी जिससे आपके क्वेश्चंस बड़ा आसान हो जाएंगे। चलें, अगर बेटा मेल्टिंग पॉइंट हो तो पहचान क्या होगी, ग्रुप 4 टॉप पे होगा। अगर कंडक्टेंस होगी तो ग्रुप 3 टॉप पे होगा। थर्ड पीरियड हमारे पास अली। अगर हमारे पास IE की बात हो तो ग्रुप 8 टॉप पे होगा। अगर ग्रुप 1 टॉप पे हो तो या अल्लाह खैर एटॉमिक रेडियस होगा। अगर आपके पास आयनिक रेडियस हो तो कौन टॉप पे होगा, फास्फोरस होगा। शाबाश, मैक्सिमम टाइम आपको सिलिकॉन डिप्लोमेटिक है, आप लोग चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो फास्फोरस आपके पास सबसे बड़ा साइज होगा। आयनिक रेडियस की ये शॉर्टकट पता है सबको, के मोर नेगेटिव लार्जर एंड मोर पॉजिटिव स्मॉलर, ठीक, वो भी लग जाएगा यहाँ पर। तो इसको करना चाह रहा हूं मेल्टिंग पॉइंट, इसको करना चाह रहा हूं कंडक्टेंस, इसको करना चाह रहा हूं IE,
इसको करना चाह रहा हूं, क्या रह गया, आयोनिक, और इसको कर रहा हूं एटॉमिक। जी मेल्टिंग पॉइंट का ग्राफ कैसा होगा? ऐसा ना, प्यारा सा, समझ आ गई? तो आपको पहचानना क्या था? ये पहचाना था कि ये है आपके पास ग्रुप 4। कंडक्टेंस का ग्राफ कैसा होगा? हाँ, सिलिकॉन बीच में आएगा, फिर उसके बाद सारे सिलिकॉन बीच में आएगा, फिर उसके बाद ऐसा टॉप पे कौन होगा? यस सर, ऐसे ही बनेगा। यस सर, ऐसे ही बनेगा। ग्रुप 3 या एल्यूमिनियम। IE आया मेरे ख्याल में जी। सर IE इसमें S2 के साथ मसला आएगा और हाफ S2 के साथ इंक्रीज मसला कर आएगा और दिए, हाफ फिल। चलते जाओ फिर नीचे गिर जाओ, फिर वापस आओ, P1 P2 हो चुका है, फिर P3 सही है, उसके बाद वापस और फिर आसमान पर। आई बात की समझ? ठीक, और फिर है आपके पास आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस तो बहुत आसान होता है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, दो हकियां बनाओ, इसको जोड़ दो, इसको खींचो नीचे, कौन है? T-3। एटॉमिक रेडियस सर इन्वर्स ऐसा, होता है। सर इन्वर्स इज होता है। क्लियर? तो ये फिजिकल, हाँ फिजिकल ट्रेंड जो है ये तो हो गए, अब रह गया हमारे पास, फिर वही पे फंस गए, कोई मसला नहीं है, तो उसका भी कुछ कर लेते हैं।